तो आइए पॉलिटिकल पावर सेंटर की शुरुआत करते हैं और अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां पर तख्ता पलट हो गया है। शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है। इस वक्त गाजियाबाद इंडियन एयरबेस पर वो मौजूद हैं और अंतरिम सरकार वहां पर अब सेना की तरफ बनाने को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि आखिर इसकी स्क्रिप्ट किसने लिखी। यह जो अस्थिरता का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, क्या इसके पीछे चीन है? बात इसकी होगी, हर रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरीके से सड़कों पर उपद्रव हुआ है, वो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। हिंसा, बवाल, प्रदर्शन, आगजनी, ये तस्वीरें बांग्लादेश में विद्रोह की गवाही दे रही हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ बगावत की ऐसी आंधी चली कि उन्हें इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ गया। ये उसी वक्त का वीडियो है जब दोपहर करीब 2:30 बजे शेख हसीना ढाका छोड़कर भागी। पिछले 1.5 महीनों से ढाका समेत बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में आरक्षण हटाने की मांग लेकर बवाल मचा हुआ है। उसी बवाल के बीच आंदोलनकारी छात्रों ने आज ढाका मार्च का ऐलान किया था और उसी दौरान प्रदर्शनकारी पीएम निवास में घुस गए। आपकी टीवी स्क्रीन पर बांग्लादेश के उसी पीएम निवास की तस्वीरें हैं, जहां हजारों प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के घर पर कब्जा किए हुए हैं। घर में घुसकर हिंसक प्रदर्शनकारियों ने लूटपाट की है। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर चढ़कर हथौड़े चलाए और मूर्ति तोड़ने की कोशिश की। फिलहाल सेना ने बांग्लादेश को अपने नियंत्रण में ले लिया है। प्रदर्शनकारियों से आंदोलन खत्म करके घर लौटने की अपील की गई है। 1-2 दिन में सेना यहां अंतरिम सरकार बनाएगी। देखिए, बांग्लादेश में बवाल की नींव पड़ी जून महीने में, जब अदालत ने आरक्षण की पुरानी व्यवस्था को जो 2018 में रद्द कर दी गई थी, यानी कि उसे खत्म कर दिया गया था, तब अदालत ने उसे बहाल करने को कहा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि बांग्लादेश इस कदर जल उठेगा। कुछ बड़ी बातें आपको बता दें। देखिए, शेख हसीना ने अपने पद से, यानी कि प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा आज दिया और उसके बाद से ही जिस तरीके का बवाल, तस्वीरें सामने आ रही है, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने फौरन देश भी छोड़ दिया। वो वहां से निकल गई, बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं शेख हसीना। ये बड़ी बात, और इससे जुड़ी हुई एक और बड़ी बात यह कि बांग्लादेश में अब पूरी तरीके से जो मोर्चा संभाला है वो सेना ने संभाल लिया है। पूरी जो व्यवस्था है वो सेना ने अपने कंट्रोल में ले ली है। पूरे बांग्लादेश में मोबाइल सेवा को ठप कर दिया गया, क्योंकि प्रदर्शन इस वक्त अपने चरम पर है। प्रदर्शनकारी जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री निवास पर भी कब्जा कर लिया, पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है। घुस गए हैं कई प्रदर्शनकारी। आरक्षण विरोधी आंदोलन से ये बवाल शुरू हुआ और इस कदर अब बढ़ चुका है कि पूरे बांग्लादेश में जगह जगह आपको प्रदर्शनकारी फैले हुए नजर आ जाएंगे। करीब 4 लाख लोग इस वक्त सड़कों पर हैं और प्रदर्शनकारी जो हैं वो जहां तहां इस वक्त बवाल कर रहे हैं। कोर्ट, रेल, बैंक, फैक्ट्री सब कुछ बंद करने पड़े हैं। सारी व्यवस्था जो है बांग्लादेश की वो चरमरा गई है। रविवार को जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा में 98 लोगों की जान चली गई थी, उनकी मौत हो गई थी। ये आंकड़ा और भी बढ़ेगा आगे, क्योंकि प्रदर्शन अब भी जारी है। 3 हफ्तों में करीब 300 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। प्रदर्शन की आग में पूरा बांग्लादेश जल रहा है। यहां तक कि पीएम आवास में भी प्रदर्शनकारी घुस गए हैं, उसे भी पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन और क्या जानकारी मिल रही है वहां से, अखिलेश आपको बताएंगे। बिल्कुल, देखिए शिरीन, हमारा मित्र देश है बांग्लादेश। ऐसे में वहां पर जो हालात बन गए हैं, बहुत बड़ी चिंता की बात है। शेख हसीना भारत में है और गाजियाबाद में, आपको बता दूं अभी की बड़ी खबर, जो इंडियन एयरबेस है वहां पर उनका विमान लैंड हुआ है।
वायुसेना के अधिकारियों ने उन्हें रिसीव किया है। अब आगे शेख हसीना कदम क्या उठाएंगी यह देखना होगा। तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। खबर यह है कि लंदन जाएंगी, कुछ दिन भारत में रुक सकती हैं, सऊदी अरब के रास्ते लंदन जाएंगी। तो अभी इस बारे में पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि उनका अगला कदम क्या होगा, उन्हें खुद यह डिसाइड करना है। लेकिन ये अभी की बड़ी खबर, और ये तस्वीरें भी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं जब वहां से रवाना हुई थी वो, उस दौरान की तस्वीर है बांग्लादेश की। और मेरे साथ मेरे सहयोगी शक्ति जुड़ गए, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। हिंडन एयरबेस पर वो मौजूद है। शक्ति, क्या अपडेट वहां से, क्या जानकारी मिल रही है? शेख हसीना भी वहां मौजूद है? देखिए बिल्कुल, हिंडन एयरफोर्स के हम इस समय बाहर जो गेट है उस पर इस समय मौजूद हैं। और शेख हसीना की बात की जाए तो वो अंदर की तरफ बताई जा रही है। ये तस्वीर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की है, जहां पर शेख हसीना पहुंची हैं। जब बांग्लादेश में जो हालात हैं वो बेकाबू हो गए तो शेख हसीना उसके बाद यहाँ हिंडन एयरबेस पहुंची हैं। और पहुंचने के बाद ये बताया जा रहा है कि शेख हसीना अब यहाँ से लंदन के लिए निकलेंगी। ये अभी सिर्फ कयास है, क्या वो भारत में शरण लेंगी ये बताया जा रहा है। लेकिन हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको वो ठीक हिंडन एयरबेस की है, जहां पर अगर दिल्ली जाने के लिए शेख हसीना निकलती हैं तो यहाँ पर अगर निकलेंगी तो बाय रोड से अगर निकलेंगी, क्योंकि हिंडन एयरबेस का ये मेन मुख्य द्वार है जहां से शेख हसीना के निकलने की बात, अगर वो यहाँ से अगर वो गाड़ी से निकलती हैं तो वो यहाँ से निकलेंगी। अगर वो अंदर की तरफ से उनके लिए कोई फ्लाइट आती है अच्छा, मैं तो वो यहाँ से फ्लाइट लेकर भी कहीं आप इस पर जो भी जानकारी होगी और हमें बताइएगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी जो लगातार इस खबर पर अपडेट हमें दे रहे हैं। आशीष, अब शेख हसीना हिंडन एयरबेस पर तो पहुंच गई, अब आगे उनका प्लान क्या है? क्योंकि खबरें ये भी मिल रही है कि कुछ दिन वो भारत में ही रुक सकती है, लेकिन उससे पहले ये भी कहा जा रहा था कि यहाँ से वो लंदन जाएंगी। जी बिल्कुल, देखिए उनका पहला इरादा अच्छा, लंदन एक बड़ी खबर आ रही है, आपको रोकती हूँ यहाँ पर। शेख हसीना को शरण देने से इनकार कर दिया है। अभी भारत पहुंची है शेख हसीना और उनसे जुड़ी हुई एक खबर आ रही थी कि वो लंदन जाएंगी। लेकिन यूके से शेख हसीना को ये बड़ा झटका लगा है, क्योंकि शरण देने से इनकार कर दिया है, राजनीतिक शरण नहीं देगा यूके, ये साफ कर दिया गया है। तो ये बड़ा झटका है शेख हसीना को। हालांकि अभी वो भारत में ही मौजूद हैं, लेकिन जो उनकी लंदन जाने की खबरें सामने आ रही थी उससे जुड़ा हुआ अपडेट। आशीष, अब क्या भारत में ही रहेंगी शेख हसीना, कुछ दिन यहीं रुकेंगी, अब आगे क्या होगा? देखिए, मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने यूके से शरण मांगा था कि नहीं, वहाँ असाइलम मांगा था कि नहीं मांगा था। संभव है कि वहाँ की अथॉरिटी से सवाल किया गया हो जिसके जवाब में उन्होंने ऐसा कहा हो, क्योंकि उनकी बहन पहले से वहाँ रहती हैं, टेम्परेरी वहाँ जाके वो रह सकती है। असाइलम मांगा है नहीं मांगा है वो दूसरी बात है, वो हमें देखना होगा, जिसके बेसिस पे ये जवाब तोला जाएगा कि इसका अर्थ क्या हुआ। लेकिन कम से कम भारत में वो लैंड कर चुकी हैं। अब से कुछ खबर यही मिल रही है आशीष की यूके ने मना कर दिया कि राजनीतिक शरण नहीं देंगे वो शेख हसीना को। वहां से खबरें मिल रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप शरीन, यही मैं कह रहा हूं कि अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि क्या उन्होंने यूके में यूके से पॉलिटिकल असाइलम मांगा था कि नहीं मांगा था, जिसके जवाब में यूके की तरफ से इस तरह का अनाउंसमेंट किया गया है। हाउएवर, अभी कुछ दिन वो भारत में रहेंगी, जो मुझे टॉप सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक वो कुछ मिनटों पहले हिंडन एयरबेस पर लैंड कर चुकी हैं। यहाँ पर ऑफिशियल्स ने उनको रिसीव किया है और उसके बाद कुछ दिन यहाँ ठहरेंगी। और उसके बाद उनका जो इनिशियल कार्यक्रम था वो लंदन जाने का था। सबको मालूम है उनकी बहन वहाँ रहती है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल असाइलम वो ना दें तो भी लंदन आकर के कुछ दिन बिताने में वो मुझे नहीं लगता कि यूके को कोई परहेज होगा। हाउएवर, जब तक ये वर्कआउट नहीं होता है, ये हमें सोर्सेस इंडिकेट कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों तक शेख हसीना भारत में रह सकती हैं। उसके बाद वो ये तय करेंगी कि वो किस देश जाएंगी, यानी पॉलिटिकल असाइलम के तहत वो भारत में भी लंबे समय के लिए नहीं रहने वाली है। यहाँ पर कुछ दिनों का उनको शरण जरूर दिया जा रहा है भारत की तरफ से, और उसके बाद वो तय करेंगी कहाँ जाना है, जो लंदन हो सकता है या कोई और देश भी हो सकता है। आशीष, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा और ज्यादा आपसे हम जानकारी इस पर लेंगे। लेकिन जिस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, कई सवाल भी खड़े होते हैं। पूरा उप भारतीय महाद्वीप जो है, सब कॉन्टिनेंट है, अब देखिए तमाम देश भारत को छोड़कर डिस्टर्ब ही नजर आ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। अब ये हिंसा का जो पहला राउंड हुआ उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। जून में हाई कोर्ट ने 56% आरक्षण लागू करने को कहा, और उसके बाद ये हिंसा क्या कैसे भड़कती चली गई उसे आप जरा समझिए। आरक्षण की व्यवस्था बहाल होते ही छात्र सड़कों पर उतर गए, आंदोलन करने लगे। आंदोलन धीरे धीरे हिंसक होता चला गया। जो हमें खबरें मिल रही है, वहां पर सड़कों पर उपद्रव की स्थिति हो गई थी। आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने सख्ती दिखाई, और इसी का परिणाम हुआ कि छात्र और ज्यादा भड़क गए। 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों गिरफ्तार किए गए। प्रशासन की तरफ से भी लगातार सख्ती बरती जा रही थी। आंदोलन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला हालांकि पलट दिया। वो जो आरक्षण वाला फैसला था 56% वाला, उसे पलट दिया गया और इसे घटाकर 7% कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद शिरीन, हिंसा की आग थमी नहीं और आखिरकार
शेख हसीना को वहां से निर्वासित होना पड़ा है। और देखिए, ये तो आपने पहला राउंड बताया दर्शकों को कि हिंसा का पहला राउंड कब शुरू हुआ, क्या कुछ उसमें हुआ, लेकिन हिंसा का दूसरा राउंड जब सामने आया तो बांग्लादेश किस तरीके से जल उठा वो मैं अपने दर्शकों को बताती हूं। देखिए, जब इस आरक्षण की बात सुप्रीम कोर्ट ने की, आरक्षण घटाया, तो उसके बाद इस्तीफे की मांग काफी तेज हो गई और सीधे सीधे शेख हसीना के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए थे प्रदर्शनकारी। छात्रों ने पीएम शेख हसीना से इस्तीफा मांगा, उससे कम पर वो राजी थे ही नहीं और इसीलिए लगातार अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे थे। जो गिरफ्तार छात्र नेता थे उनसे आंदोलन खत्म होने का बयान भी दिलवाया गया। उन्होंने ये अपील भी की बाकी छात्रों से जो गिरफ्तार नेता थे। शेख हसीना ने छात्रों को आतंकवादी तक कह दिया। ये टकराव और बढ़ गया। जो छात्र नेता थे, जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें आतंकवादी तक कह दिया था प्रधानमंत्री ने। नाहिद इस्लाम के नेतृत्व में दोबारा से हिंसक प्रदर्शन जो है वो शुरू हुआ। जगह जगह तोड़फोड़, जगह जगह जो है वो आगजनी भी देखने को मिली। रविवार को जो हिंसा हुई, 98 लोगों की जान उस हिंसा में चली गई। जो फायरिंग की घटना हुई थी उसमें 98 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और आज छात्रों ने पहले से ही ढाका मार्च का ऐलान किया था कि वो ढाका की तरफ आगे बढ़ेंगे और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ, जिसके बाद इतना बड़ा जो घटनाक्रम है वो बांग्लादेश में हुआ। अखिलेश, बिल्कुल, और अभी की सबसे बड़ी खबर जो है कि भारत में मौजूद है शेख हसीना। गाजियाबाद में जो इंडियन एयरबेस है वहां पर पहुंच चुका है उनका विमान। आगे उनका क्या कदम होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। मैं आपको लिए चलता हूं, मनोज्ञा लोईवाल मेरी सहयोगी इस बीच हमारे साथ जुड़ रही, उन्हीं से अब ज्यादा अपडेट लेते हैं। मनोज्ञा, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं, क्या आपको पता चल पा रहा है? अभी कुछ दिन भारत में ही रहेंगी, क्योंकि एक खबर यह भी आ रही है कि यूके में जो उनके जाने का प्लान था, जो खबरें आ रही थी, अब वहां पर शरण देने से इनकार कर दिया गया है। देखिए, दो बातें हैं। पहला ये कि वो इंग्लैंड जाएंगी या फिनलैंड जाएंगी, इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। दूसरा कि कब जाएंगी, इस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है। दिल्ली पहुंची हैं, दिल्ली में उनका जिस तरह से उनको बतौर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रिसीव किया गया है बाय अ लॉट ऑफ फॉर्मर सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर्स। तो मैं आपको दो बातें बता दूं। सबसे पहले ये कि बांग्लादेश की स्थिति अभी भी सामान्य होती नजर नहीं आ रही है, जिसका वादा दावा दोनों अभी कुछ ही देर पहले सेना प्रमुख ने किया था। हालांकि इस समय वर्तमान में अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो आगजनी की घटनाएं बढ़ रही हैं। थाना, पुलिस थाने या फिर घरों में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं और नेताओं के घरों में आग लगाई जा रही है लगातार। अब दूसरा पक्ष यह है कि जब तक सरकार बन नहीं जाती है तब तक भी कोई क्लैरिटी नहीं आएगी कि आखिरकार बांग्लादेश सरकार में इंटरिम सरकार या केयर टेकर गवर्नमेंट बनने के बाद क्या उनके फैसले होंगे, क्या उनका रुख होगा अपने पड़ोसी देशों के प्रति और बाकियों के प्रति। भारत इसी नीति पर टिका हुआ है, वसुधैव कुटुंबकम। अगर उन्होंने किसी भी तरह की मदद मांगी है, जो कि एक ऑफिशियल नहीं मांगी गई है या बतौर यहाँ पर रहने की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है, उसके अलावा अगर आप कहें कि वो रिफ्यूलिंग भी हो सकती है कि यहाँ सवाल बने एयरक्राफ्ट में, हालांकि उनका एयरक्राफ्ट फिलहाल इंडियन एयरफोर्स, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश तो है ही, हमारा मित्र देश भी है और ऐसे में सवाल चीन की चाल का उठ रहा है। चीन का चक्रव्यूह क्या है, आप जरा समझिए। देखिए, मैप इस वक्त आपको मैं भारत का दिखा रही हूं और पड़ोसी आसपास जो मुल्क हैं आप उसे समझिए। एक तरफ पाकिस्तान का हाल तो आप जानते ही हैं, नेपाल में जिस तरीके से अपने समर्थक की सरकार वहां पर बनवाई, फिर म्यांमार में भी जिस तरीके से अलग अलग तरीकों से अस्थिरता भारत में फैले, ये चीन की चालबाजी है और उसी का ये पूरा चक्रव्यूह है। बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है ये आप जानते हैं और उसमें चीन की क्या भूमिका हो सकती है, उस पर भी लगातार जो है वो नई नई बातें सामने आ रही हैं। और इसी के साथ नीचे आप श्रीलंका, आप जानते हैं श्रीलंका में भी इसी तरीके की अराजकता हुई, वहां भी प्रदर्शनकारी जो है वो बेकाबू हो गए थे, पूरे श्रीलंका को एक तरीके से आग लगा दी गई थी और यही कुछ अब पाकिस्तान में हो रहा है। और कहा यही जा रहा है कि ये चीन की चाल है, वो भारत को किसी भी तरीके से परेशान करना चाहता है और अपने अलग अलग तरीकों से भारत के इर्द गिर्द जो चौतरफा, जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जो मित्र देश हैं, वहां अराजकता फैलाकर टारगेट भारत को करना चाहता है। अखिलेश, बिल्कुल, और देखिए चीन का जो एंगल सामने आ रहा है उसके पीछे कई वजहें भी हैं। हमारे पास वो डॉक्यूमेंट है, वो पूरी जानकारी हमारे पास है। मैं दर्शकों को बता दूं, असल में 10 जुलाई को शेख हसीना चीन दौरे पर गई थी। 4 दिनों का उनका पूरा वहां पर दौरा था, लेकिन एक दिन पहले ही चीन से वो लौट गई। उसके बाद क्या हुआ वो भी मैं आपको बता दूं। इंटरनेशनल मीडिया में जो तमाम तरह की चर्चाएं हो रही थी, बताया यह जा रहा था कि चीन से हसीना नाराज होकर लौटी थी और उसके पीछे की वजह जो थी वो भी मैं आपको बता रही है। देखिए, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जो चीन के दौरे पर गई थी, उस दौरान की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। चीन ने बांग्लादेश को $500 करोड़ की मदद का वादा किया था, लेकिन $10 करोड़ की ही मदद की गई थी। और बताया जाता है कि शेख हसीना इसी बात से फिर नाराज हो गई। उन्होंने ढाका लौटते ही तीस्ता परियोजना को लेकर भारत के पक्ष में बयान दे दिया। तो सवाल यही है कि क्या तनातनी की जो ये वजह बनी थी उसकी परिणति इस तरीके से हुई है। मेरे साथ आशीष कुमार सिंह लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। आशीष,
आप इतिहास के छात्र भी रहे, जरा मुझे बताइए इतिहास के झरोखे में झांककर ये चीन वाला जो एंगल सामने आ रहा है, ये सभी को पता है कि चीन की विस्तारवादी नीति रही है, तो क्या ये सारा खेल ये उसी का किया हुआ ये पूरी व्यूह रचना? देखिए श्रीलंका में तो हमने साफ तौर पर देखा था कि जिस तरह से प्रोटेस्ट हुए थे, लोग सड़क पर उतर के आए थे, ये बात खुल करके सामने आ गई थी कि चीन किस तरह से वहां पर इंटरफेयर कर रहा था। यहाँ पर चीन का इंटरफेरेंस, वो भी डायरेक्ट इंटरफेरेंस, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया बिल्कुल सही है, इसको इस्टेब्लिश करने की भी कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ठीक हवाला दे रहे थे। जब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वहां गई थी, तो जहां तक मुझे याद आता है शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी, प्रीमियर ने मुलाकात की थी और उसके बाद वो नाराज होकर के वापस आई थी, कट शॉर्ट किया था अपने विजिट को। और अब जबकि एक ऐसा मौका मिल गया कि लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स, वहां के छात्र उतर आए और करीबन 2 हफ्ते पहले की बात है कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर पुलिस के साथ बाकायदा वायलेंट झड़प में 6 स्टूडेंट्स की जान चली गई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीन ने कोशिश की होगी कि इसको और हवा दी जाए और आग दी जाए, ताकि आग और भड़के और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता को बेदखल किया जा सके, जिस मुझे लगता है उद्देश्य में वो कामयाब भी हुए। उसकी विस्तारवादी नीति पूरी दुनिया जानती है और इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या बांग्लादेश को भी अपने हित के लिए चीन ने सुलगाया। आशीष, आप रहिएगा हमारे साथ। अच्छा, अभी हम शक्ति पास एक बार फिर से लिए चलते हैं, क्योंकि शेख हसीना भारत में है, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर मौजूद है। शक्ति, बताइए क्या डिटेल मिल रही है, कोई और नया अपडेट? देखिए, अभी कोई और नया अपडेट नहीं मिल रहा, क्योंकि जो एयरफोर्स की जो अथॉरिटी है उसने यहाँ की लोकल जो पुलिस है उससे भी अभी तक संबंध नहीं साधा है। यहाँ पर किसी को भी नहीं पता। अगर बाहर की बात की जाए तो जो भी अंदर की तरफ जो चल रहा है वो अभी बाहर नहीं निकल पा रहा है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि शेख हसीना अंदर मौजूद है और जो सेना के जो लोग हैं, सेना से जुड़े जो लोग हैं, उन्होंने उन्हें रिसीव भी किया है। आगे की अब यही हम देख रहे हैं। यहाँ पर बाहर तमाम मीडिया कर्मी भी हैं और ये जो तस्वीरें हैं ये ठीक हिंडन एयरबेस के बाहर की है, जो कि हम पहले भी दिखा चुके हैं और एक बार फिर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जहाँ पर इस समय शेख हसीना अंदर एयरफोर्स के अंदर मौजूद हैं, वहीं हम बाहर की तरफ मौजूद हैं और यहाँ की जो पल पल की अपडेट है या जो तस्वीरें हैं वो अपने दर्शकों को दिखाने के लिए इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी तक जो एयरफोर्स के जो जुड़े अधिकारी हैं, फिलहाल वह भी अभी कुछ भी अपडेट नहीं कर रहे हैं कि अंदर की तरफ चल क्या रहा है, लेकिन ये जरूर मालूम चल रहा है कि शेख हसीना अंदर ही इस समय मौजूद है, क्योंकि जिस तरह के हालात बांग्लादेश में हुए वो साफ तौर पर जाहिर है। और शेख हसीना बांग्लादेश के बाद हिंदुस्तान पहुंची और हिंदुस्तान के इसी हिंडन एयरबेस में इस समय शेख आप नजर बना कर रखिए, वहां पर नजर बना कर रखिए। मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास, आगे जानेंगे वहां पर क्या कुछ चल रहा है, लेकिन मनोगिया का मैं रुख करना चाहूंगा। मेरे सहयोगी भी लगातार मौजूद हैं हमारे साथ। मनोगिया, भारत मित्र देश है, बांग्लादेश और भारत की दोस्ती बहुत पुरानी है, बहुत अच्छी दोस्ती रही है और खासतौर पर शेख हसीना का कार्यकाल देखा जाए उस दौरान भी बहुत मजबूत दोस्ती रही हम लोगों की। उस लिहाज से किस तरीके से भारत इस पूरे मामले में इंटरवीन करता हुआ नजर आ रहा है? आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? भारत इंटरवीन नहीं कर रहा है और भारत की एकदम क्लियर पॉलिसी है कि भारत आसपास के किसी भी देश की इंटरनल गवर्नमेंट क्राइसिस में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है। ये बहुत ही क्लियर है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि भारत की विश्व विजय पॉलिसी के लिए भी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि हम एशिया का सबसे बड़े नेशंस में से गिने जाते हैं, चाइना भले ही स्क्वायर फीट और आबादी में हो, हम भी अब इस समय राइजिंग नेशन है लगातार। और ऐसे में चाइना ये बखूबी जानता है कि अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उसे भारत पर दबाव बनाना है तो आसपास के देशों पर जो विस्तारवाद नीति आप कह रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा है। ये अथॉरिटेटिव पॉलिटिक्स भी कहा जाता है इसे और डिप्लोमेसी भी कहा जाता है, क्योंकि एक एक करके जब आप जमीन के अंदर घुसते हैं, वहां पर अपनी पैठ बनाते हैं, तो उस देश पर आप अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। चीन ये बखूबी जानता है कि भारत पर अगर उसको पैठ बनानी है तो आसपास के देशों पर इस प्रेशर टैक्टिक्स को इस्तेमाल किया जाता है। और आप उसको भले लोन्स कह लीजिए जो चाइना देता रहा है अलग अलग कंट्रीज को, लाओस के जो हालात हैं जो पूरी तरह से डिपेंडेंट है। आपके पास दोबारा आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन चूंकि अभी शेख हसीना भारत में मौजूद हैं, हमारी सरजमी पर मौजूद हैं, इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूरा मामला हो जाता है। इस अपडेट तमाम जो घटनाक्रम है उस पर हमारी नजर बनी हुई है।